गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? क्लासेस सबका अच्छा चल रहा है ना? बहुत तरह का क्लासेस तुम लोग को हम प्रोवाइड करते जा रहे हैं जो तुम्हारे एग्जामिनेशन से पूरा ही रिलेटेड है। सारे क्लासेस को अगर तुम माइन्यूटली डिसिप्लिन के साथ अगर तुम करते हो तो नो डाउट तुम्हारे एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन तुम्हारे पढ़ाई से बाहर नहीं आएंगे। और बच्चे, तुम्हारे गवर्नमेंट ने, जैसा तुम जानते हो कि 2 सेट तुम लोग के एग्जामिनेशन को समझने के लिए जैक बोर्ड ने 2 सेट प्रोवाइड किया है। मैं कुछ क्लास पहले सेट 1 का मैं तेरे को आंसर दिया था एक्सप्लेन करते हुए। आज हम तुम्हारे सामने मॉडल सेट 2 लेकर आए हैं। पूरा मॉडल सेट 2 में 35 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का मैं तुम्हें एक्सप्लेन करते हुए प्रयास करूंगा। जो एक्सप्लेन करने लायक क्वेश्चन होगा उनको एक्सप्लेन करते हुए मैं इसका आंसर तुमको प्रोवाइड करूंगा। तो आते हैं बारी बारी से, हम लोग एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, फिजिकल क्वांटिटी आर, तो इसमें कौन फिजिकल क्वांटिटी है? तो बच्चे मैं तुम्हें बताया था कि 7th फंडामेंटल यूनिट है। वेरी फर्स्ट में जब यूनिट का क्लास मैंने दिया था, इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये सारे के सारे फिजिकल हैं। जैसे इसमें डिग्री, रेडियन, स्ट्रेडियन, एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं, उसके यूनिट है, लेकिन ये सारे के सारे क्वांटिटी हैं। तो बच्चे, योर आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन? एक क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, अगर तुम याद करो तो ये सेम का सेम क्वेश्चन था सेट 1 में। तो यस, इंपल्स एंड मोमेंटम, ये दोनों का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। क्या होता है मोमेंटम? एम भी, एम का एम, भी का lt -1। इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स इनटू टाइम, एम एल टी -2 और टी, तो एम एल टी -1। तो दोनों का डायमेंशन क्या हो गया? सेम हो गया। सो करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स, तो कौन कौन फंडामेंटल यूनिट है? 7 फंडामेंटल यूनिट है। मीटर, लेंथ का, किलोग्राम, मास का, सेकेंड, टाइम का, एम्पियर, करंट का, केल्विन, टेम्परेचर का, मोल, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, और कैंडेला, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का। तो ए है ना करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिजोल्यूशन इज the smallest amount of input signal chain that the instrument can detect reliably। तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 5, एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। ऐसे तुम लोग एरर नहीं पढ़े हो, लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर, द डिफरेंस बिटवीन 2 इंडिविजुअल मेजरमेंट्स एंड देयर मीन्स। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। एब्सोल्यूट एरर का डिफरेंस होता है डिफरेंस बिटवीन 2 इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड देयर मीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6, a body starts from a point A, travel to point B at a distance 1.5 किलोमीटर and return A। तो बेटा कितना दूर गया? मान ले A से गया 1.5 किलोमीटर गया, फिर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो दोनों पॉइंट सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। सो करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 मीटर इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यू हो गया 0, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग ए डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर, वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला लगाओ, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, 8² इज इक्वल टू 0 प्लस 2a 32, 64 इज इक्वल टू 64 into a, 64 64 कैंसिल, a इज इक्वल टू
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज ए, 7th का ए। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करता है, 32 मीटर जा रहा है तो उसका स्पीड 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा। ये सिंपल फार्मूला मोशन का हम लोग लगाएंगे। ये सब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं 1 मार्क्स का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन बच्चे आप लोग अच्छा से बनाइएगा और देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following is unit of velocity? वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। कोई टाइम वेस्ट नहीं करने का। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल फॉर t सेकंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय इट is 16 मीटर, the time is travel। a body starts from rest, u हो गया 0, t सेकंड के बाद टाइम हो गया t, यही आगे जाकर फाइंड करना है। इसका एक्सेलरेशन हो जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट है 16 मीटर। तो फॉर्मूला होता है a इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 16 इक्वल, ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है। u अगर 0 है तो पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a बोले तो 2 और t पता नहीं है, स्क्वायर a गया, मतलब 16 इक्वल टू t स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा रूट हो जाएगा और 16 का रूट 4, सो आंसर इज 4 सेकेंड। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इफ इट ट्रैवल्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट डिस्प्लेसमेंट एट एंड ऑफ 3 सेकंड इज। तो जैसे भी बनाया वैसे ही सेम क्वेश्चन है, बना लेना। 9 मीटर क्या बोले, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट u0 विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट डिस्प्लेसमेंट एट द एंड्स ऑफ 3 सेकंड इज। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड। तो वही फॉर्मूला लगाओ, a इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ए पूरा टर्म 0 हो गया, u 0 है तो हाफ a बोले तो 2 और t स्क्वायर बोले तो 3 into 3 बोले तो 3 3 या 9, सो 9 मीटर। 9 मीटर, a इज द करेक्ट आंसर। A body makes a displacement 4 meter due east from a point O and the make displacement of 3 meter due north। तो बच्चे ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ए रिजल्टेंट हो जाएगा। एक तरफ है 4 और एक तरफ है 3, तो ए कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5। 16 प्लस 9 25 और 25 का रूट हो जाएगा 5 मीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। 11 का सी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे इजी ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत इजी ऑब्जेक्टिव हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए बॉडी इज ट्रैवलिंग इन ए सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड में जब चलेगा तो हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, इनवर्ड में हो जाएगा, इनवर्ड में हो जाएगा। When angular velocity changes with respect to time, then angular acceleration is produced। तय बात है, अगर angular velocity से चल रहा है तो angular acceleration प्रोड्यूस होगा। Rate of change of angular velocity is called angular acceleration। जैसे acceleration क्या होता है, rate of change of velocity, तो angular acceleration क्या हो जाएगा, rate of change of angular velocity। So angular acceleration is produced। angular velocity से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, angular acceleration। So correct answer is A। A is the correct answer। Question number 14, the time of flight is equal to twice the time necessary। क्या मतलब कि जितना देर में ये गया उतना ही देर में वापस आएगा। तो अगर जाने में बाय द वे इसको t सेकंड लगता है तो आने में भी t सेकंड लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2t। सो ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट। जितना देर तक ऊपर में जाने में लगेगा उसके दुगना समय को ही हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं प्रोजेक्टाइल में ये पढ़ा चुका हूं और इस पर तुमको हम 2u sin थीटा बाई d क्या होता था, t इक्वल टू होता है u sin थीटा बाई d। तो ये क्या होता था, यहां से यहां तक जाने में, और इतना ही फिर इसको यहां से यहां तक आने में भी लगता था, तो हो जाता है 2u sin थीटा बाई d। इसका मतलब है कि जितना इसको हाइट पर जाने में लगता है, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट हम बता चुके हैं, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट तो ट्वाइस हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। The path followed by a projectile is called trajectory। जिस पथ पर वो चलता है इसको क्या बोलते हैं, ट्राजेक्ट्री कहते हैं। ट्राजेक्ट्री प्रक्षेप्य पथ, ट्राजेक्ट्री क्या बोलते हैं, जिस जैसे बॉल को फेंके
तो बॉल कोई ना कोई रास्ते पर चला, जिस रास्ते पर चलता उसको क्या बोलते हैं? ट्राजेक्टरी। एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 16, when the bus stops suddenly, a passenger in the bus falls forward. It is explained by Newton's first law. Yes, Newton's first law. न्यूटन फर्स्ट लॉ में बताया गया है कि कोई भी बॉडी उसी कंडीशन में रहना चाहता है जिस कंडीशन में वो है। ऐसे तो एक तरह से कहो ये इनर्शिया का लॉ है, लेकिन इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ लगभग सिमिलर है। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ पर डिपेंडेंट है। अचानक बस जब में अचानक ब्रेक लगती है तो पैसेंजर आगे की ओर धक्का खाता है। ऐसे तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया ही न्यूटन फर्स्ट लॉ है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज करेक्ट आंसर। A passenger sitting in a bus moving at uniform speed feel pushed backward whenever the bus is accelerated forward. The type of force is, yes, fictitious force, और इसी को प्रोसीडो फोर्स बोलते हैं। प्रोसीडो फोर्स क्या होता है कि जब तुम बस में बैठे रहते हो, सिटिंग इन ए बस मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड, फील पुश्ड बैकवर्ड, थोड़े तुमको पीछे की ओर झटका देते रहता है, हल्का झटका देते रहता है। इसको हम लोग क्या सूडो फोर्स बोलते हैं, सूडो फोर्स। तो इस करेक्ट आंसर ही 17 का आंसर सी। 18, a body of mass 5 kg traveling with a uniform velocity of 2 मीटर पर सेकेंड, its momentum, तो क्या होता है मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना? 5, वेलोसिटी कितना? 2, तो 5 2 या 10 kg मीटर पर सेकेंड। सो ए इज द करेक्ट आंसर। पेन उठाने का जरूरत नहीं है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास 5, वेलोसिटी 2, आंसर 10। A mass of body which is equal to the ratio of the force acting on a body to the acceleration produced in a body is, the mass of a body which is equal to the ratio of the force acting on a body to the acceleration produced in the body. Yeah, this is called internal mass. Excellent. This is called internal mass. So answer is correct answer is C. C is the correct answer. Question number 20. A block of wood is placed on a surface. A block of wood, लकड़ी का एक टुकड़ा है, सरफेस पर पड़ा हुआ है। A force is applied parallel to the surface, और उसके पैरेलल में समांतर में एक बल लगाया गया। The frictional force developed, तो अभी देखो ये बॉडी है यहाँ पर रखा हुआ, तुम फोर्स को अगर ऐसे अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। तो यस, पैरेलल, अपोजिट एंड पैरेलल, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अगर तुम ऐसे लगाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है, जिधर हम बल लगाते हैं, किसी बॉडी को ऐसे धक्का देते हैं तो फ्रिक्शन इधर लगता है, अपोजिट में लगता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21. आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर ग्रेविटेशनल फोर्स, यस, ranks fourth in strength, ranks fourth in strength। क्या हो जाएगा? out of the fundamental forces gravitational force, electric force, weak nuclear force and strong nuclear force, रैंक फर्स्ट इन स्ट्रेंथ, रैंक सेकंड इन, नहीं, रैंक फोर्थ इन स्ट्रेंथ। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अभी इसको अगर एक्सप्लेन करी आ जाए यहाँ तो थोड़ा सा लंबा समय लेगा, तो इसको तत्काल तो थोड़ा ध्यान दो कि रैंक फोर्थ इन स्ट्रेंथ। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसे तो तुमको सिलेबस से फ्रेम ऑफ रेफरेंस हटा दिया गया था, लेकिन चलो क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम लोग पढ़ लो। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज ए नॉन इंटरनल फ्रेम। यस, ये नॉन इंटरनल फ्रेम होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस attached to a satellite of the earth is, इंटरनल फ्रेम नहीं है, एब्सोल्यूट फ्रेम नहीं है, ग्रेविटेशनल फ्रेम तो है ही नहीं, नॉन इंटरनल फ्रेम, नॉन इंटरनल फ्रेम। सो क्वेश्चन आंसर इज द सी इज द करेक्ट आंसर। 23. A block of mass m is placed on a flat surface. A force is applied to move it parallel to the surface. The frictional force F developed is proportional to mass of the body. Yes, mass is placed on a flat surface. A force is applied to move the parallel to the surface. The frictional force F, तो क्या होता है? F is equal to ma। इसका मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट बना दिया जाए तो F is directly proportional to m, F is directly proportional to m। ऐसे भी तुम खुद सोचो, इतना छोटा पत्थर रखते हैं, इतना बड़ा पत्थर रखते हैं, ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स कौन डेवलप करेगा? बड़ा वाला पत्थर। क्यों? मास ज्यादा है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है
So correct answer, mass of the body, mass of the proportional to mass of the body. So B is the correct answer. B is the correct answer. 23 का B. Next question is 24. A machine gun fire a bullet of mass 40 gram with a velocity of 1200 meter per second. A man holding it can exert a maximum force of 144 newton on the gun. How many bullets can he fire per second at the most? तो ये हो गया मशीन गन, ये हो गया बुलेट। ए मशीन गन फायर से बुलेट, तो बेटा हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है? मास हो गया 40 ग्राम, 40 बाई 1000 किलोग्राम। और फोर्स कितना हो गया? फोर्स हो गया 144। मान लो कि नंबर ऑफ बुलेट n है, तो मोमेंटम n बुलेट का एक ही साथ निकालते चलो। और a कितना, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 1200 वेलोसिटी है। 120 120, एक तीसरा जीरो कट गया, मतलब हो गया 48n। तो n इज इक्वल टू 144 बाई 48 3। So 3, yes, 3 is the correct answer. 3 is the correct answer. D is the correct answer. हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो क्या दिया हुआ है? एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 10 kg और वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m है 10 और v स्क्वायर हो गया 5 इंटू 5, 125 B is the correct answer. A quantity of work of 1000 joule is done in 2 seconds. The power, तो rate of change of क्या होता है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। P इज इक्वल टू W बाई टी, P इज इक्वल टू W बाई टी। W कितना? 1000 जूल और टाइम कितना? 2 सेकंड। 500 बार में कटेगा, 500 बार में। सो D इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। टोटल एनर्जी mgh। a body of mass 10 kg, height 2 meter, और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? mgh 10 10 2 200। काइनेटिक कितना हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर, हाफ m 2 इंटू 2 20, 220, लगभग 220। हम यहाँ 10 ले लिए हैं, तो 220 के आसपास कौन सा है? 216। 9.8 लोगे तो एडजेक्ट 216 आ जाएगा। अगर यहाँ पर g के बदले 9.8 ले लोगे तो एडजेक्ट 216 हो जाएगा। सो B इज द करेक्ट आंसर। 2 mass of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energy. The ratio of magnitude of their linear momenta. तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, हाफ m, इसका कैपिटल V स्क्वायर और हाफ m m4 और v स्क्वायर, इसको ले लो स्मॉल v स्क्वायर। हाफ हाफ गया, दैट मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक साथ मिला के लिखो 2v स्क्वायर। तो 2v स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कट गया तो v इज इक्वल टू 2v। इसका मतलब है कि v बाई v इज इक्वल टू 2 बाई 1। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हो जाएगा 1 बाई 2, 1:2। अरे वेलोसिटी का रेशियो क्या हो गया? 1:2। तो वेलोसिटी का रेशियो अगर 1:2 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी का भी रेशियो हाफ mv स्क्वायर होता है ना। तो वेलोसिटी पर तो डिपेंड कर रहा है, मास तो कांस्टेंट है। सो 1:2, 1:2 वेलोसिटी का रेशियो आ रहा है।
तो इसका भी आ जाएगा 1:2. यस, 1:2. क्वेश्चन नंबर 29. A body of mass 100 gram falls from a height of 10 meter. Increase in kinetic energy तो half mv square. अच्छा, तो काइनेटिक क्या होता है? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डूइंग वर्क डन, तो वर्क डन निकाल लो. ए बॉडी ऑफ मास 100 kg, हाइट 10 मीटर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एनर्जी निकाल लो, mgh 100 10 9.8, ये हटा के नीचे 10 करो, 10 गया 9800 जूल. 9800 जूल. क्वेश्चन नंबर 30. A body of moment of inertia 3 kg meter square rotating with an angular velocity of 2 radian per second has the same kinetic energy as a mass of 12 gram moving with a velocity of moment of inertia omega square I. A body of mass 3 kg meter square rotating with an angular velocity 2 radian per second has the same kinetic energy of mass. तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर आई, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर आई. हाफ हाफ गया, बॉडी का मास 12, वी स्क्वायर पता नहीं, ओमेगा 3 तो 3 का स्क्वायर 9, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड. 2 रेडियन का स्क्वायर 4 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3. तो v स्क्वायर 12 कैंसिल, v स्क्वायर 1, v इज इक्वल टू 1. सो यस, ए इज द करेक्ट आंसर. ए इज द करेक्ट. फिर से एक बार देख लो, अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी का मास दिया हुआ है 3 kg, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 3 kg मीटर स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी दिया 2 रेडियन पर सेकेंड, और सेम द काइनेटिक एनर्जी. और उस जिस बॉडी के बारे में बोलो उस बॉडी का मास दिया हुआ है 12 ग्राम. तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होते हैं हाफ ओमेगा स्क्वायर आई. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फॉर्मूला बता चुके हैं 1/2 ओमेगा स्क्वायर आई, और काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ हाफ कट गया, m का मान 12 दिया हुआ है, v स्क्वायर, ओमेगा का मान 2 दिया हुआ है, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, i का मान 3 दिया हुआ है, v का मान निकालिए 1 आ गया. सो a इज द करेक्ट आंसर. 30 का a. Now we are going to question number 31. A particle performing uniform circular motion has angular momentum L if its angular frequency is double and its kinetic energy is half, then new angular momentum is L/4. हाफ हो गया ना, स्क्वायर कर दो, L/4. कलम उठाने का जरूरत नहीं है. A thin uniform circular ring is rolling down an inclined plane of inclination 300 without slipping. Its linear acceleration along the inclined plane will be, yes, g/2. g/2 is the correct answer. Now question number 33. Moment of inertia depends on सभी पर. ये ऐसे एक तरह से रिपीट किया है क्वेश्चन, उसमें भी दिया हुआ था. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स mr स्क्वायर होता है. क्या अगर ऐसे ले लो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, मास, इसका मास पर, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस, और सारे पे डिपेंड करता है. सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल. क्वेश्चन नंबर 34. इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass, then its angular momentum is direct along axis of rotation. ये तो डेफिनेशन है.
कि if a body is rotating about axis, अगर किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्सिस गुजर रहा है, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम डायरेक्ट्स अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एकदम सीधे एक्सिस ऑफ रोटेशन। So D is the correct answer. D is the correct answer. Now we are going to last question. A particle moves on a circular path with decreasing speed. Choose the correct statement. Along angular momentum remains constant. No. A particle moves on a circular path, decrease और speed decrease कर रहा है, तो angular momentum कैसे constant होगा? नहीं हो सकता है। Acceleration towards the center, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सेलरेशन, केवल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर नहीं होगा, वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ए नहीं, ये तो ऐसे भागेगा, टुवर्ड्स द सेंटर नहीं। पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्पाइरल पाथ विथ डिक्रीजिंग रेडियस, बिल्कुल नहीं। उसका कहना है कि क्या स्पाइरल पाथ है, ऐसा 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 हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, यस, ये करेक्ट है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो क्या, वो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं कर सकता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चे यहाँ पर 35 का 35 सेट 2 का क्वेश्चन फिनिश हुआ, और थोड़े से स्पीड में मैंने निकालने का प्रयास किया क्योंकि टाइम का इशू होता है। तो बच्चे आप अच्छा से इस पूरे सेट को कीजिएगा, और अभी एग्जामिनेशन का टाइम है तो ज़्यादा वाट वाई का ज़्यादा भी मतलब नहीं बनता है, अभी इसको आराम से करते जाइए। और अगर कोई फिर भी कोई अगर इशू होता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर मेरे से कॉल करके या ऑफलाइन क्लास में मेरे से आप चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा से पढ़ाई कीजिए, और फिर कुछ हम नए टॉपिक्स के साथ आपके नए क्लास में आएंगे। ओके, बाय बाय।